जब जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे। वो क्या करते थे, अगर उनको किसी का चेहरा नहीं पसंद आया उनका सर कटा देते थे, किसी की बात नहीं पसंद आई तो उसकी जबान कटा देते थे। तो ऐसे सिचुएशन जब होते रहा तो लोगों को लगा, जो उस समय के बुद्धिजीवी लोग थे उनको लगा कि तो बड़ा गलत चीज़ है। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया कि भाई देखो, जो लॉ बनाने का पावर है, एक आदमी लॉ बनाएगा, दूसरा आदमी उस लॉ का इंटरप्रिटेशन करेगा, तीसरा आदमी उसका एग्जीक्यूशन करेगा। थोड़ा पावर सबके पास थोड़ा डाइवर्सिफाई कर देंगे, पावर थोड़ा थोड़ा सबको दे देंगे, एब्यूज ऑफ पावर रुक जाएगा। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंह लॉ एकेडमी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज से हम शुरू करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है आपके लॉ, क्या कहते हैं, एलएलबी सिलेबस में, जिसमें कोई बैरक नहीं है। बैरक मतलब आपको इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कोई भी सेक्शन नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो आप सोचेंगे बड़ी अच्छी बात है, सेक्शन नहीं पढ़ने पड़ेंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और एक टॉर्ट लॉ है। इन दोनों ही सब्जेक्ट में आपको कोई भी सेक्शन याद नहीं करना है। थोड़े बहुत रेफरेंसेस रहेंगे लेकिन कुछ मेजर याद नहीं करना है। जो आप क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ में याद करते हैं वो नहीं करना है। तो आप बोलेंगे बड़ी अच्छी बात है सर, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये इसमें दोनों ही सब्जेक्ट में आपको प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत मजबूत होना चाहिए अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कमांड करना है। और ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है, जब भी आप कोई भी इंटरव्यू में जाएंगे, कोई भी एग्जाम देके इंटरव्यू में जाएंगे, जुडिशरी के इंटरव्यू में जाएंगे या कोई क्या कहते हैं सरकारी वकील के इंटरव्यू में जाएंगे, जो एपीओ का एग्जाम होता है, सीबीआई का, सेबी का, ये सारे क्या कहते हैं एग्जाम्स में जो भी लॉ से रिलेटेड है उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूछता ही पूछता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल बेस्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर आपको प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग ना हो, बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो आप कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कमांड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ते ही क्यों है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है ग्राउंड पे, कैसे लॉ बनने चाहिए, कौन लॉ बनाएगा, ये सब चीजों के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बात करता है। देखिए, आपको आज पहले आगे बढ़ने से पहले देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ी बहुत हम बातें करेंगे इसमें, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, जब जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे। वो क्या करते थे, अगर उनको किसी का चेहरा नहीं पसंद आया उनका सर कटा देते थे, किसी की बात नहीं पसंद आई तो उसकी जबान कटा देते थे। तो ऐसे सिचुएशन जब होते रहा तो लोगों को लगा, जो उस समय के बुद्धिजीवी लोग थे उनको लगा कि तो बड़ा गलत चीज है। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया कि भाई देखो, जो लॉ बनाने का पावर है, एक आदमी लॉ बनाएगा, दूसरा आदमी उस लॉ का इंटरप्रिटेशन करेगा, तीसरा आदमी उसका एग्जीक्यूशन करेगा। थोड़ा पावर सबके पास थोड़ा डाइवर्सिफाई कर देंगे, पावर थोड़ा थोड़ा सबको दे देंगे, तो एब्यूज ऑफ पावर रुक जाएगा। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना। और एडमिनिस्ट्रेटिव ही लॉ नहीं, पूरे दुनिया में जितने लॉ है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ब्रॉड माइंड से देखेंगे, वो सारे लॉ सॉल्यूशन है। सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, जैसे पुराने के जमाने में जो किंग्स होते, जो भी पावरफुल हुआ वो बहुत एब्यूज करता था, तो उसके एब्यूज को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया। अब कैसे उस एब्यूज को रोकता है, क्या क्या मीजर्स बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वो सब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर पढ़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, ये किसके लिए बना, ये पूरा जो हम कोर्स बना रहे हैं किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं? ये डिजाइन कर रहे हैं हम उन ऐसे बच्चों के लिए जो किसी कारणवश कॉलेज नहीं जा पा रहे, जो लॉ परस्यू कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, किसी वर्ष कॉलेज नहीं जा पा रहे, या जा रहे हैं तो उनको अच्छा टीचर नहीं मिल रहा, तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये बना रहे हैं, ये पूरा कोर्स हम बना रहे हैं। ठीक है। दूसरा, ये उनके लिए भी है जो जुडिशरी का तैयारी करने का सोच रहे हैं, जिनको बेसिक फाउंडेशन क्लियर नहीं है। तो ये बस ये बेसिक फाउंडेशन का, ये पूरे क्लास में आपका बेसिक फाउंडेशन जो बेसिक्स होता है हर सब्जेक्ट का, वो हम क्लियर करेंगे। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। हम बहुत सारे केस लॉज भी डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो आज का क्लास हम इसी बात से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले के जमाने में जब जो किंग होता था, जो भी पावरफुल आदमी होता था, वो बड़ा अब्यूज करता था पावर को। तो जो उस समय के बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, जो जूरिस्ट हुआ करते थे, जैसे लेजिस्लेचर, अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, उन्होंने सोचा क्यों नहीं पावर को डिवाइड कर दिया जाए।
पावर को थोड़ा थोड़ा लोगों में बांट दिया जाए कि जो किसी एक आदमी के पास पावर ना रहे तो वो अब्यूज नहीं कर पाएगा। अगर किसी एक के पास पावर रहेगा तो अब्यूज करेगा। तो पावर को डिवाइड कर देना का उन्होंने सोचा कि अगर पावर को हम डिवाइड कर देंगे, राजा को थोड़ा पावर दे देंगे, मंत्री को थोड़ा पावर दे देंगे, जो उस समय के थोड़े बुद्धिमान लोग होते थे, सीनियर लोग होते थे, उनको बोल देंगे कि आप जज करिएगा, कोई भी चीज़ आएगा तो कोई भी डिस्प्यूट आएगा उसे सेटल करिएगा, तो थोड़ा थोड़ा पावर दे देंगे तो अब्यूज ऑफ पावर का जो खतरा है वो रुक जाएगा। तो उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि क्यों नहीं पावर को थोड़ा 3 विंग में डिवाइड कर दे, 3-4 विंग में। तो उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो उसी को जो लॉ जिसको लॉ बनाने का पावर दिया गया उसे हम कहते हैं आज के जमाने लेजिस्लेचर। जो उस लॉ को इंटरप्रिटेट कर सकता है उसे कहते हैं हम जुडिशरी। जो उस लॉ को इंप्लीमेंट करेगा ऑन ग्राउंड पे उसे कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव। इसे मॉडर्नाइज कर दिया गया। एक और चीज मैं आपको पहले बता दूं आगे बढ़ने से, देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जो टॉर्ट लॉ, दोनों ही हम यूरोपियन लॉ है, जो वेस्टर्न कंट्रीज के लॉ है। इंडिया में भी था, लेकिन ये जो हम पढ़ेंगे बेसिक बहुत सारे केसेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो हुआ करते थे, तो उन्हें हम पढ़ेंगे। और हम किसके कॉलोनी थे? हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे। तो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है ब्रिटेन का। जो ब्रिटेन के जुरिस्ट हुआ करते थे, जो ब्रिटेन के फिलोसफर हुआ करते थे, उनका काफी इन्फ्लुएंस है हमारे इस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और टॉर्ट लॉ पे। तो बहुत सारे आपको ब्रिटिश जुरिस्ट मिलेगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वो यूरोप में डेवलप हुआ था, ठीक है, यूरोप में डेवलप हुआ था। लेकिन हम यूरोप के भी कुछ जुरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो हम मेजर पोर्शन पढ़ेंगे वो ब्रिटेन का पढ़ेंगे। चलिए, तो मैंने क्या बताया, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना, ठीक है। अब लेजिस्लेचर कौन होता है सर? कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा। तो लेजिस्लेचर जैसे लोकसभा देखते हैं ना, जहाँ पे लोकसभा तो सब देखते होंगे टीवी पे, नहीं देखते होंगे तो गूगल कर लेना थोड़ा। एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया, जो आपके हर एक जिस भी स्टेट में रहते होंगे उसका स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है। तो ये लेजिस्लेचर का एग्जाम्पल सुनो। ये 3 मेजर लेजिस्लेचर है हमारे देश में, लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है। कई सारे स्टेट में 2 लेजिस्लेटिव बॉडी है, उस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा सा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ले। तो जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉ बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ क्या होता है, लॉ एक सॉल्यूशन होता है। सोसाइटी में जब कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का एक आइडियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो सबसे पहला क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? उसको पुलिस वाले पकड़ के जेल में डाल देते, ट्रायल होगा, लेकिन सबसे पहला आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? कोई ए ने अगर बी का मर्डर कर दिया, तो सबसे पहले पुलिस क्या करेगा? उसको ले जाएगा जेल, थाने ले जाएगा, जेल में डाल देगा। उसके बाद जज के सामने प्रोड्यूस करेगा 24 घंटे के अंदर। फिर जज देखेगा कि इसको जुडिशियल रिमांड देना चाहिए या पुलिस रिमांड में भेजना चाहिए। फिर ट्रायल होगा, फिर अगर वो गिल्टी पाया जाएगा तो उसे पनिशमेंट होगा, नहीं गिल्टी पाया जाएगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा बाद जज। तो ये जो सॉल्यूशन था, ये किसने डिजाइन किया? कोई तो बैठ के बनाया होगा ना। तो वो किसने बनाया? वो लेजिस्लेचर ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि एक सोसाइटी में प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? कोई भी किसी का मर्डर कर दे रहा था। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एज अ लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया कि कोई भी अगर किसी का मर्डर करेगा, पुलिस जाकर उसे अरेस्ट कर लेगी। अब ठीक है। और दूसरा काम क्या है लेजिस्लेचर का? स्क्रूटनी ऑफ एग्जीक्यूटिव। इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर जुडिशरी क्या करेगा? जुडिशरी उस लॉ को इंटरप्रिटेट करेगा। तो सर आप सोचेंगे कि सर जुडिशरी को क्यों लाना चाहिए? अगर मैं लॉ कुछ बना रहा हूं तो मुझे इंटरप्रिटेट करने दे दो, जुडिशरी को क्यों बीच में ला रहे हो? तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पहले स्टार्टिंग में बताया था कि पहले का जमाना जो राजा महाराजा होते थे कैसे अब्यूज करते थे पावर। वैसे ही उस अब्यूज से बचने के लिए जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, जिन्हें हम जुरिस्ट कहते हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो लॉ बनाएगा वो इंटरप्रिटेट नहीं करेगा, उसको कोई इंटरप्रिटेट और करेगा, और जो इंटरप्रिटेट करेगा उससे हम कहते हैं जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी का काम है पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरीके का लॉ ही है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ठीक है। दूसरा क्या है जुडिशरी का काम? एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट। दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ, कोई किसी का मर्डर कर रहा, वो भी तो एक डिस्प्यूट है ना, वो क्रिमिनल डिस्प्यूट है, ठीक है। तो सिविल या क्रिमिनल जो भी तरीके का डिस्प्यूट हो उसे जुडिशरी सॉल्व करता है। समझ में आया?
लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, उस लॉ को इंटरप्रिटेट कौन कर रहा है? जुडिशरी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एब्यूज ऑफ पावर ना हो। लेजिस्लेचर को ही पावर दे दिया जाए कि भाई तुम जो लॉ बनाया उसका इंटरप्रिटेशन करो। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है भाई साहब? इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि देखिए जो लॉ होता है ना, उसमें शब्दों, जो पूरे लॉ होता है उसमें शब्दों का बड़ा खेल होता है। आप कौन से शब्द को किस वे में यूज करते हैं, कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालते हैं, उसका मतलब क्या निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक शब्द का बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा भी लॉ पढ़ेंगे, जुडिशरी क्या करता है, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती है ना हमारी, जैसे जैसे सोसाइटी आगे प्रोग्रेस करती है, वैसे वैसे शब्दों का मतलब बदलता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जो हमारा आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बात करता है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। लेकिन जुडिशरी ने बहुत सारे केस के थ्रू इसको बहुत वाइडली इंटरप्रिटेट किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, हमारे लेजिस्लेचर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया, उसमें आर्टिकल 21 लिखा, उसको कहा राइट टू लाइफ। उसको जुडिशरी ने इंटरप्रिटेट करके बोल दिया लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब प्राइवेसी होता है। राइट टू प्राइवेसी भी आपको आर्टिकल 21 से मिलता है। राइट टू लिव, ये तो है ही। क्या कहते हैं, राइट टू ईट, ये भी आपका राइट टू लाइफ से आता है। तो जुडिशरी ने क्या क्या ऐसे इंटरप्रिटेट किया, तो वो इंटरप्रिटेशन इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई और इंटरप्रिटेशन करे। अगर लेजिस्लेचर के पास ही ये पावर होता तो राइट टू लाइफ में बोलता है कि भाई लाइफ का आपको राइट दिया गया, आपको प्राइवेसी का कोई राइट नहीं देंगे। लेकिन जुडिशरी जो था उसने बोला कि नहीं, राइट टू लाइफ मतलब राइट टू प्राइवेसी। अगर आपके पास प्राइवेसी ना हो तो आप जी के क्या करोगे? आपके हर एक चीज को आप मतलब आप अगर आपके पास प्राइवेसी ना हो, आप क्या कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, क्या ना कैसे नहा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, अगर किसी को पता चल जाए तो आप एक तरीके का जेल में ही तो हो। एक हमेशा कॉन्शियस फीलिंग रहेगा, आप जी नहीं पाओगे अच्छे से। तो जुडिशरी ने बोला कि राइट टू लाइफ मतलब राइट टू प्राइवेसी भी होता है। तो जो इंटरप्रिटेशन कर रहा है, देख रहे हैं, जो इंटरप्रिटेट कर रहा है लॉ को, वो जुडिशरी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर लेजिस्लेचर के पास होता, लेजिस्लेचर शायद इसे अब्यूज कर पाता, इसीलिए एक जुडिशरी को लाया गया, वो लॉ को इंटरप्रिटेट करेगा। फिर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव, ये जो लॉ बनाया है ना, कोई भी लॉ बनाता है, उसे इंप्लीमेंटेशन का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। जैसे मैंने आपको बताया, ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो कौन उठा के ले जाता है? ए को? पुलिस। पुलिस क्या है? एग्जीक्यूटिव है। जो भी लेजिस्लेचर का जो रूल है उसको जो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करता है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन करता है, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है? तो एग्जीक्यूटिव आपका जो भी लॉ बनाया लेजिस्लेचर ने, उसे वो किया, क्या कहते हैं, इंप्लीमेंट किया। और लेजिस्लेचर जब इंप्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव, तो उसका एब्यूज ना करे, उसको चेक कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है। जुडिशरी भी करता है, लेकिन जो प्राइमरी टास्क है लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव को चेक एंड बैलेंस करने का, वो आपका लेजिस्लेचर के पास है। तो लेजिस्लेचर का दो काम हुआ, लॉ मेकिंग और स्क्रूटिनी ऑफ एग्जीक्यूटिव। स्क्रूटिनी मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है? देखिए, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, हमारे सोसाइटी है बड़े बुजुर्ग, कि अगर आप अपने काम से काम मतलब रखेंगे तो जीवन सुखी रहेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी यही बोलता है कि जो तीनों विंग है ना, अगर तीनों विंग अपने काम से काम रखेंगे तो डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहेगा, लोग बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि पावर बढ़ जाएगा। तीन लोगों के पीछे पावर बढ़ जाएगा तो पावर का एब्यूज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है? तो यही बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिन लॉ आपका बोलता है कि जो सबसे पहली बात बोलता है, तीनों का पावर जो है वो तीनों पावर अपना अपना यूज करे, कोई एक दूसरे का पावर में इंटरफेयर ना करे। जुडिशरी लॉ ना बनाए, लेजिस्लेचर जुडिशरी का काम ना करे, जज ना बने, और या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम ना करे, लॉ को इंप्लीमेंट ना करे। ठीक है? लेकिन अगर सारा काम अगर आप खुद करेंगे, मतलब अगर किसी का हेल्प नहीं लेंगे, तो थोड़ा जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है, जो लेजिस्लेचर है उसको थोड़ा सा अपना पावर एग्जीक्यूटिव को देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है? आप सपोज कीजिए कि आपका जो सड़क है, सड़क में गंदगी बहुत ज्यादा है। हर एक मतलब देश में तो अब तो काफी सफाई हो गई, पहले तो बहुत ज्यादा गंदगी थी। तो जैसे सड़क पे बहुत ज्यादा गंदगी है,
तो लेजिस्लेचर ने रूल बनाया कि सड़क साफ होनी चाहिए। लेजिस्लेचर ने एक रूल बनाया कि सड़क साफ होनी चाहिए, सारी सड़कों को साफ सुथरा रहनी चाहिए। लेकिन कई बार किसी सोसाइटी में कम लोग रहते हैं, किसी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो गंदगी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे सफाई कर्मचारी ज़्यादा चाहिए, यहाँ सफाई कर्मचारी कम चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा? अब देश का पार्लियामेंट बैठकर डिसाइड नहीं करेगा ना आपके सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, वहाँ पे कितनी सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। तो ये लेजिस्लेचर क्या करता है, लेजिस्लेचर एक मोटा मोटी लॉ बना देता है कि देखो सफाई होनी चाहिए, और सफाई होनी चाहिए, और एग्जीक्यूटिव ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सफाई कराओ। तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट का डीएम होता है, जो एसडीएम होता है, आपका जो भी क्या कहते हैं सफाई के लिए जिम्मेदार होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कहाँ पे कितने लोगों को भेजना है सफाई करने के लिए, किस टाइम भेजना है। जैसे आप देखेंगे क्या कहते हैं जो आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया, वहाँ सुबह जल्दी हो जाती है, जो आपका कॉम्पेरेटिव यहाँ पे, वहाँ पे सुबह 5 बजे सूरज उग जाता है, हमारे यहाँ 6-7 बजे उगता है। तो ये जो छोटे मोटे डिसीजन होते हैं जो एरिया वाइज जरूरी होता है, जहाँ पे लेजिस्लेचर घुस के लॉ नहीं बना सकता है। लेजिस्लेचर ये नहीं देखेगा कि आपके सोसाइटी में किस पानी की कमी है या सफाई की कमी है। तो लेजिस्लेचर क्या कहता है, लेजिस्लेचर बोलता है कि ये सब जो छोटे मोटे लॉज है ना, कहाँ पे कितनी सफाई की जरूरत है, ये तुम बना लिया कर। तो इसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। क्या कहते हैं? डेलीगेशन ऑफ पावर। समझे कि जहां पे लेजिस्लेचर अपना पावर डेलीगेट कर रहा है। ठीक है, कई बार जुडिशरी भी डेलीगेट करता है पावर अपना। अब देखिए ये एग्जीक्यूटिव है ना, ये बहुत वाइड टर्म है। एग्जीक्यूटिव में जो भी लेजिस्लेचर, जो भी इंसान लेजिस्लेचर या जुडिशरी में नहीं आता वो सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। जैसे आपका जो कॉलेज का प्रिंसिपल हुआ, वो भी एक तरीके का एग्जीक्यूटिव में ही आएगा। अब सपोज कीजिए अगर आप अपने कॉलेज में बदमाशी करेंगे तो क्या जो बदमाशी करेंगे तो क्या वो आपको कोर्ट में ले जाएगा? बहुत बड़ा बदमाशी कर दिया, किसी को बहुत ज्यादा सर फोड़ दिया, मारपीट कर दिया, तब तो जाएंगे आप कोर्ट में। लेकिन छोटी मोटी बदमाशी तो वो एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशरी पावर देता है। अगर छोटा मोटा काम हो तो खुद ही डिसीजन ले लो, खुद ही निपटा दो। आपको कॉलेज से सस्पेंड किया जा सकता है अगर आप बंक कर रहे हैं या कुछ ऐसा छोटी मोटी बदमाशी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉलेज का प्रिंसिपल जुडिशरी का रोल निभाएगा। जुडिशरी का क्या रोल था? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट। अगर आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, आप सोसाइटी जैसे आप अपने कॉलेज में लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो आपका कॉलेज का प्रिंसिपल आपको सस्पेंड कर सकता है। अगर वो सस्पेंशन खुन्नस में किया हो, कुछ गलत रीजन की वजह से किया हो, तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं। आप जुडिशरी के पास जाके बोल सकते हैं देखो ये मेरे साथ जो आपने डेलीगेट किया था अपना पावर, उसका मिसयूज कर रहा है। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या समझा? सबसे पहले हमने देखा कि तीन तरीके के हमारे विंग होते हैं। तीन जगह हमने अपने पावर को डिवाइड कर दिया है और तीनों अपना अपना पावर यूज करते हैं। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? डेलीगेशन ऑफ पावर। दो चीज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा होता है डेलीगेशन ऑफ पावर। तो ये अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको हल्का हल्का आइडिया लग गया, देखो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा है। दोनों ही कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में 2-3 क्लासेस लगेगा, बहुत सारे केस लॉज हमें पढ़ने पड़ेंगे। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या बात करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में डील करता है मेनली। एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, कि ये जो तीनों विंग है अपने अपने पावर सेपरेटली यूज करने चाहिए, एक दूसरे को देना नहीं चाहिए। दूसरा बोलता है कि थोड़ा ईजमेंट के लिए थोड़ा बहुत डेलीगेट कर सकता है। अब कितना पावर डेलीगेट कर सकता, कौन सा पावर डेलीगेट कर सकता है, ये सब हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आपको बस बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं हम क्या करने वाले हैं इसमें, क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को समझने में कि ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस। देखिए जुडिशरी में तो सब बता देते हैं जज कौन, जुडिशरी कौन है। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जो हाई कोर्ट का जज होता है, जो लोअर कोर्ट का जज होता है, उसे हम जुडिशरी कहते हैं। लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में बड़ा डिफरेंस होता है, बड़ा क्या कहते हैं डिफिकल्टी होती है बच्चों को समझने में। दोनों एक दूसरे को, दोनों लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को मिक्स कर देते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं जो एग्जीक्यूटिव उसे लेजिस्लेचर बोल देते हैं, जो लेजिस्लेचर है उसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो लेजिस्लेचर होता है वो कभी कभी एग्जीक्यूटिव बन जाता है, कभी एग्जीक्यूटिव कभी कभी लेजिस्लेचर बन जाता है। जैसे मोदी जी, देखिए यहाँ पे मोदी जी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाल किला के सामने एज अ प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं। और यहाँ पे मोदी जी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोदी जी आपका डिबेट कर रहे हैं। किससे डिबेट, कहाँ पे डिबेट कर रहे हैं? पार्लियामेंट में।
राज्यसभा या लोकसभा जो भी हो, वहां पे डिबेट कर रहे हैं। तो यहां पे मोदी जी एज अ एमपी कर रहे हैं। एमपी जैसा मोदी जी बनारस के एमपी है ना, तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो काम कर रहे हैं, वो एज अ लेजिस्लेचर काम कर रहे हैं, लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कैसा लॉ होना चाहिए, लॉ में क्या चेंजेस होना चाहिए। यहां पे एज अ एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, कि बता रहे हैं कि देखो मैंने ये काम किया, ऐसा ऐसा मैंने एज अ प्राइम मिनिस्टर काम किया। तो जितने भी गवर्नमेंट के बॉडी होते हैं ना, जो भी गवर्नमेंट के पोस्ट होते हैं, पीएम या होम मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्टर, जो भी जितने भी मिनिस्ट्री होते हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सब एग्जीक्यूटिव के कैटेगरी में आएंगे। और हमारा एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूरे एग्जीक्यूटिव का, जैसे जब भी आप देखते हैं ना कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है गवर्नमेंट की ओर से, गवर्नमेंट दो तरीके की गवर्नमेंट होती है हमारे देश में, होती है जो मेन दो तरीके का होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट के नीचे बहुत सारी गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत भी एक तरीके का गवर्नमेंट हुआ। तो आपका जब भी आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, उस पर लिखा रहेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये आदेश दिया। भले मोदी जी डिसीजन पास करेंगे, लेकिन नाम किसका रहेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उस पर। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे एग्जीक्यूटिव हेड है। जो जितने भी गवर्नमेंट है, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है, सबके हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस पर हमेशा लिखा रहेगा कि आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से ये इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे एग्जीक्यूटिव के हेड हो गए। जितने ये पुलिस ऑफिसर हो गए, यूजीसी हो गए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो भी एक तरीके का, जितने भी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, सेबी, यूजीसी, आरबीआई, ठीक है, ये सारे एग्जीक्यूटिव में आएंगे। अब लेजिस्लेचर में कौन आएगा? लेजिस्लेचर में मैंने आपको बता ही दिया था, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जितने भी आपके स्टेट कैपिटल है, आप यूपी में रहते तो लखनऊ में होगा, बिहार में रहते तो पटना में होता, तो पटना होगा, वहां पे जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सब लेजिस्लेचर में आएंगे। तो आजकल कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में डिफरेंस क्या है। एग्जीक्यूटिव वो है जो, मतलब सिंपल आपको अगर समझना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, तो बस ये याद रखिएगा, जो भी इंसान लेजिस्लेचर नहीं होगा, जो भी लॉ नहीं बनाता होगा, या जो भी जुडिशरी का रोल नहीं प्ले कर रहा है, वो एग्जीक्यूटिव के डेफिनेशन में आ जाएगा। क्योंकि एग्जीक्यूटिव का जो डेफिनेशन है बहुत वाइड डेफिनेशन है। एग्जीक्यूटिव में बहुत लोग आ सकते हैं, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में थोड़े कम लोग आएंगे, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक काम है। एग्जीक्यूटिव का काम बहुत वाइड है, इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, वो मेनली एग्जीक्यूटिव पे फोकस करता है। ठीक है, इन दोनों पे भी फोकस करता है, लेकिन जो मेन हम देखेंगे वो एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे। तो यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक और कोटेशन मैं आपको बता दूं। एक लॉर्ड एक्टिंग हुआ करते थे, ठीक है, लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन कौन थे? एक बहुत बड़े जूरिस्ट थे। ठीक है, पुराने जमाने में मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करता था, ना टीवी हुआ करता था। तो लोग क्या करते हैं टाइम पास के लिए? लोग एक दूसरे को ऑब्जर्व करते थे। तो जब ऑब्जर्व करते थे, तो लॉर्ड एक्टन ने जब लोगों को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट किया कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। लॉर्ड एक्टन ने देखा कि जहां जहां पावर है, वहां वहां करप्शन है, और जहां जहां पे एब्सोल्यूट पावर है, वहां वहां पे एब्सोल्यूट करप्शन। जैसे एग्जांपल आप अपने आसपास देख लीजिए। अगर आप गाँव में रहेंगे, गाँव में जाएंगे, थोड़ा रूरल एरिया में जाएंगे जहाँ पे लिटरेसी रेट थोड़ा कम है, अब तो हर जगह बढ़ रहा है धीरे धीरे, वहाँ पे देखेंगे पुलिस वाले का अपना अलग ही रौब है। जो वहाँ का दरोगा होगा, मतलब वहाँ के राजा से कम नहीं होगा आज भी बहुत सारे इलाकों में। लेकिन जहाँ आप शहर में आएंगे, वो रौब नहीं दिखेगा आपको पुलिस वाले में। क्यों? क्योंकि शहर में थोड़ा पावर कम हो गया उसके पास। जो गाँव में उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन शहरों में पावर थोड़ा कंट्रोल में है। क्यों कंट्रोल में है? करप्शन शहरों में भी है, लेकिन एब्सोल्यूट पावर नहीं है वहां पे। जैसे गांव में कोई देखने के लिए नहीं है। जो जुडिशरी है उतने हर गांव में, जैसे दिल्ली जैसे शहर हो गया, दिल्ली में अगर कोई पुलिस वाला कुछ गड़बड़ किया तो लोग सीधे हाई कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे, हाई कोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बैठती है। काफी डरते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उसके बॉस भी लोग बैठे, वहाँ पे थोड़ा पावर सेचुरेटेड है। गाँव जो रूरल एरिया है, वहाँ पे पावर सेचुरेटेड नहीं है, वहाँ पे एब्सोल्यूट पावर उसके पास है। तो जो देखेंगे मैक्सिमम, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ, जहाँ पे एब्सोल्यूट पावर है, जहाँ पे कोई लगाम नहीं है, वहाँ पे करप्शन बहुत एब्सोल्यूट है, वहाँ पे वो राजा बन के बैठा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा लगाम है, वहाँ पे भी करप्शन है, लेकिन थोड़ा कम करप्शन है।
तो जो लॉर्ड एक्टन थे उन्होंने बोला कि पावर जो होता है ना, जो भी करप्शन होता है वो पावर से ही आता है। तो अगर अगर आपको करप्शन रोकना है तो पावर कम दीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर पावर हम नहीं देंगे, हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं? पावर देते हैं। कैसा पावर देते हैं? हमारे पे गवर्न कर सके, जो बेसिक नेसेसिटी हमारी फुलफिल कर सके, तो हम गवर्नमेंट को पावर देते हैं। तो पावर देना तो जरूरी है, लेकिन पावर कैसे दे? पावर थोड़ा थोड़ा दे, थोड़ा इसको दे दे, थोड़ा इसको दे दे, थोड़ा इसको दे दे, थोड़ा इसको दे दे। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके देंगे तो जो एब्यूज है, जो करप्शन के चांसेस वो कम हो जाएंगे। जैसे हमने ये पढ़ा था, लेजिस्लेचर को क्या पावर है? लॉ बनाने का। जुडिशरी को क्या पावर है? लॉ को इंटरप्रिटेट करने का। एग्जीक्यूटिव को क्या पावर है? लॉ को इंप्लीमेंट करने का। ठीक है, तो यही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसी कोड पे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका बेस है। देखिए, टॉर्ट लॉ में तो खास करके, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी, ये दोनों ही लॉ थोड़ा कॉमन सेंस लॉ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कि इसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा। और कॉमन सेंस जब अप्लाई करेंगे तो इस कोड को जरूर याद करिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। एक थोड़ा बेस बना लीजिए, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसी कोड पे कहीं ना कहीं बेस है। अगर आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। रुकिए, हाँ, अब क्या है, अब देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ कैसे हुआ। देखिए, एक मिनट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रोथ हुआ, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, चेंज इन अ स्टेट हो, किंग टू डेमोक्रेसी। पहले जो आपका किंग होता था उसके पास पूरा एब्सोल्यूट पावर होता था, तो मैंने आपको बताया कि उसके पावर को थोड़ा लगाम लगाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो यही है चेंज, क्या कहते हैं, किंग से डेमोक्रेसी में। दूसरा क्या, ओवरबर्डन इन एडवोकेसी। देखिए, जो लेजिस्लेचर है ना, पहले जो किंग था, पहले किंग का काम क्या हुआ करता था? पहले किंग का काम यही होता था कि दूसरे के स्टेट पे कब्जा, क्या कहते हैं, जाके लड़ना और उसको कब्जाना और अपने स्टेट को बचाना। ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या कहते हैं, लोगों से मतलब नहीं था किंग से, कौन जी रहा, कौन मर रहा, किसको क्या बीमारी हो गई, किसको क्या परेशानी हो गई, ये सब चीज़ों से किंग ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी विकसित हुई, जो लेजिस्लेचर है, जो गवर्न कर रहा है, वो क्या करने लग गया, वो डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर करने लग गया। अगर आप जाते हैं, क्या कहते हैं, अगर आपके घर में कोई पैदा होता है तो सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? आपको जाना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वहाँ पे जाकर रजिस्टर करना पड़ता है कि देखिए हमारे घर में पैदा हुआ है। थोड़ा बड़े होते हैं तो स्कूल जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे भी स्टेट इन्वॉल्व हो गया। फिर जैसे जैसे आपका, क्या कहते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज में भी मैक्सिमम बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं। फिर कॉलेज के बाद सरकारी नौकरी के पाने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। देख रहे, यहाँ पे लेजिस्लेचर धीरे धीरे, लेजिस्लेचर बहुत ओवरबर्डन हो गया, लेजिस्लेचर पे काम बहुत आ गया। तो क्या करता है लेजिस्लेचर, थोड़ा बहुत अपना पावर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर देता है। जो मैंने आपको पता था, डेलीगेशन ऑफ पावर, थोड़ा बहुत पावर डेलीगेट कर देता है एग्जीक्यूटिव को। तब अब कौन सा पावर डेलीगेट कर सकता है, कितना पावर डेलीगेट कर सकता है, कौन सा पावर डेलीगेट नहीं कर सकता, वो सब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत रैपिडली हमारे सोसाइटी में विकसित हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। लेजिस्लेचर ओवरबर्डन होगा, जुडिशरी तो ओवरबर्डन ऑलरेडी है। आप आज भी देखते हैं कि एक केस चलता है, सालों साल चलता है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा केस है जुडिशरी के पास, जज है 100, उन पे 1 लाख केस है, उनको 1 लाख केस सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेगा? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इससे इन एडवोकेसी आने लग गया हमारी सोसाइटी में। तो जो छोटे मोटे केसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप कॉलेज में बदमाशी कर रहे, कॉलेज में क्लास अटेंड नहीं कर रहे, या किसी छोटी मोटी लड़ाई हो गई, तो जुडिशरी बोलता है यार हमारे पास मतलब अपने में आप, मतलब जो प्रिंसिपल होता है, आप ही पनिश कर दो, आप ही एज जज रोल प्ले कर दो। वहाँ पे भी जुडिशरी थोड़ा बहुत पावर अपना डेलीगेट कर देता है। तो सेम क्वेश्चन आता है, कितना पावर डेलीगेट कर सकता है, कौन सा पावर डेलीगेट कर सकता है, क्या जो डेलीगेट किया पावर वो कोई अब्यूज तो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं। पहला समझ में आ गया, चेंज इन अ स्टेट रोल। किंग से पहले जो किंग हुआ करता था उस समय उसको कोई मतलब हुआ नहीं करता था। उसके अब्यूज को रोकने के लिए, जो अब्यूज करता है किंग, उसको रोकने के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का विकास किया। ठीक है,
डेमोक्रेसी में थोड़े कम अब्यूज होता है। दूसरा हमने क्या देखा, ओवरबर्डन, कैसे लेजिस्लेचर ने ओवरबर्डन हो गया, कैसे जुडिशरी ओवरबर्डन हो गया। उस ओवरबर्डन की वजह से इनएडवोकेसी आ रहा था, एफिशिएंसी नहीं आ रहा था, उसको सुधारने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ हुआ। रैपिड अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे लोग गांव से शहरों में आने लग गए तो उनका डिमांड बढ़ गई, उनको पानी अच्छे सप्लाई चाहिए, उनको सफाई चाहिए सड़कों पे, तो उसकी वजह से भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ हुआ। फिर प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू लिव पीसफुली, कोई शोर शराबा कर रहा है, रात को अपना डीजे बचा रहा है, तो आप क्या लेजिस्लेचर के पास थोड़ी ना जाएंगे, आप पुलिस वाले के पास जाएंगे, तो पुलिस वाला आके एक्शन लेगा। तो इसकी वजह से भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत बहुत हमारे जल्दी से हमारी सोसाइटी में आया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ हुआ। फिर टू कीप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इन लिमिट, कोई पुलिस वाला अपने पावर का मिसयूज ना करे। मैं बार बार पुलिस वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक प्राइम एग्जांपल है, एक बहुत आपको समझने में आसानी हो कि मैं एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ। तो चेक पावर, जो पुलिस वाला हो या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, वो अपने पावर का अब्यूज ना करे, उसकी वजह से भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ हुआ। फिर बैलेंस ऑफ पावर, जो मैंने आपको बताया ही, इमरजेंसी सिचुएशन लाइक कोविड, जैसे कोविड आया, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट आपका एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट का काम क्या है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लॉ को बनाना नहीं। तो अगर जैसे कोविड आया, इमरजेंसी सिचुएशन था, तो वहां पे अगर गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के पास जाती, पार्लियामेंट को बुलाती कि मुझे लॉकडाउन लगाना है, तो बड़ा डिले हो जाता। ये ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में पावर गवर्नमेंट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को बहुत जल्दी से एक्शन लेना पड़ेगा। अगर जल्दी से एक्शन नहीं लेगी तो बहुत ज़्यादा लाइफ का नुकसान हो जाएगा, बहुत लोगों की मौत हो जाएगी। तो इस वजह से ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ हुआ कि कोविड जैसे सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। उसके बाद क्या, एक्सपेरिमेंट, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऑड इवन का रूल आया। तो ये जो केजरीवाल गवर्नमेंट ने ऑड इवन का रूल लाया, तो वो केजरीवाल गवर्नमेंट एज ए एग्जीक्यूटिव ऑड एंड इवन का रूल लाया। जो दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव है उसने ऑड इवन रूल नहीं लाया, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सके एग्जीक्यूटिव, तो इस वजह से भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो आपको जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहले डाइसी। अब ये डाइसी भाई साहब है ना, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनका नाम आप याद रखिए। एक रूल ऑफ लॉ हम आगे पढ़ेंगे, उसमें डाइसी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या कहा। तो डाइसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में क्या कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिलेट टू दैट पोर्शन ऑफ नेशनल लीगल सिस्टम which determine the legal status and liability of all state officers। ठीक है, ये officers है। Legal status and liability of all state officers which define the rights and liability of a private individual in their dealing with officials and specific the process which their rights and liabilities are enforced। ठीक है, डाइसी बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हम उस वैसे लीगल सिस्टम को कहते हैं जहां पे स्टेट और स्टेट के जो ऑफिसर है उनकी लीगल लायबिलिटी क्या है और वो प्राइवेट इंडिविजुअल से कैसे डील करते हैं, उसके बारे में उसी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। अगर ऐसा कोई लॉ है जो बताए कि स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है वो उनकी लायबिलिटी क्या है, उनका जिम्मेदारी क्या है और वो कैसे जो स्टेट के जो आम लोग हैं उनसे डील करेगा, तो उसी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं अगर कोई ऐसा लॉ है। दूसरा, जेनिन क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, इट डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। सेम चीज बोलते हैं, जेनिन थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं और डाइसी थोड़ा इलोबरेट करके बताते हैं। दोनों यही बोल रहे हैं कि जो पावर ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, किसके पास कितनी पावर है, पुलिस वाला कब आपको अरेस्ट कर सकता है, अगर अरेस्ट कर लिया तो आप कहाँ जाएंगे, क्या कहते हैं किसके पास जाएंगे इंसाफ मांगने के लिए, ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंडिया में कैसे आया। देखिए, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत पहले से था। आप देखे होंगे रूल ऑफ धर्मा, पुराने के जमाने में जो राजा हुआ करते थे रूल ऑफ धर्मा फॉलो करते थे। जैसे राम जी, एक बार उनके पिताजी ने बोला कि भाई आपको जाना है, वनवास जाना है, तो राम जी चले गए।
तो वो धर्म को फॉलो किए, बोले कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, मेरा धर्म है अपने पिता की आज्ञा मानना, जो एक राजा भी है उसकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है, तो उस धर्म का पालन करते हुए मैं जा रहा हूं वनवास में। तो एंशिएंट लॉ में भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था। हमें पता था कि भाई ये क्या कहते हैं, राजा धर्म को फॉलो करता था एंशिएंट इंडिया में भी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारे एंशिएंट में था, लेकिन जो धीरे जैसे जैसे कॉलोनियल पावर आई तो हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ थे, जितने पुराने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो आज का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं ना, वो हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं, वो यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं, वो वेस्टर्न पावर के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था, लेकिन जो उस समय का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था ना, वो बहुत पार्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था। वो ब्रिटेन को ज्यादा फेवर करता था। जो ब्रिटेन उसका मेन मोटिव था उस समय का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, कि ब्रिटिश थे उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। फिर क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंट हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया, बहुत अच्छे से घुसाया अपने क्या कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको जुडिशरी ने भी बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया, बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन दिया। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, कैसे वाइड इंटरप्रिटेशन दिया जुडिशरी ने। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत पहले से है। पहले के ज़माने में भी था, पहले के ज़माने में लॉ बोलता था, क्या कहते हैं, लॉ इज अ किंग ऑफ किंग कहा जाता था। तो हमारे सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत पहले से है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो पुराने ज़माने का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो है भी नहीं और उसका कुछ खास डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। इसलिए आपका जो हम पढ़ेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, ये हम जो भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और मेन कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिश हमारे कॉलोनियल रूलर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रूल ऑफ लॉ हम पढ़ेंगे। इस क्लास के बाद हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्लास से हम रूल ऑफ लॉ पढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ में लॉ का मतलब क्या होता है, डाइसी का रूल ऑफ लॉ क्या कहता था, उसके क्रिटिसिज्म क्या थे, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं, क्या कहते हैं इंडियन लेजिस्लेचर क्या इसको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है, जुडिशरी क्या बोलता है रूल ऑफ लॉ में, केस लॉज के थ्रू पढ़ेंगे। तो ये सब हम रूल ऑफ लॉ में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, जिसका बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा हिंट बताया सेपरेशन ऑफ पावर, कि हमारे 3 विंग है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एफिशिएंट बनाने में, पावर को अब्यूज करने, पावर को रोकने के लिए, पावर अब्यूज ना करे कोई, रोकने के लिए हमने 3 विंग बनाया, एक लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो उन तीनों का सेपरेट पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन रहे। डेलीगेटेड लेजिस्लेचर क्या होता है, जब आपका लेजिस्लेचर अपना पावर थोड़ा डेलीगेट करता है एग्जीक्यूटिव को, जो लेजिस्लेचर होता है उसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। वो डेलीगेशन ऑफ पावर के अंडर ही आता है। डेलीगेशन ऑफ पावर थोड़ा ब्रॉडर टर्म है, जहाँ पे जुडिशरी भी अपना पावर थोड़ा क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट करता है, लेजिस्लेचर को डेलीगेट करता है। जब लेजिस्लेचर स्पेसिफिकली लेजिस्लेचर अपना पावर थोड़ा एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट करता है, उसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, ये क्या होता है, नेचुरल जस्टिस, राइट टू बी हर्ड। जब भी देखते हैं ना, जब क्या कहते हैं, जब आप सोचते होंगे कि हमारे क्या कहते हैं हमारे कोर्ट में इतने लंबे लंबे केसेस क्या क्यों चलते हैं, क्योंकि हमारा कोर्ट का सिस्टम है वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। वो बिना किसी को सुने उसको सजा नहीं दे सकता। आप पे कोई आरोप लगेगा तो कोर्ट आपको नोटिस देगा, नोटिस देके बुलाएगा कि भाई आप बताओ कि आप पे ये आरोप है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो, क्या आप अपने आप को गिल्टी मानते हो, मानोगे तो फिर सजा मिलेगा, नहीं मानोगे तो नहीं, आपको डिफेंड करना पड़ेगा। तो इसे हम नेचुरल जस्टिस में पढ़ेंगे। क्यों, नेचुरल जस्टिस यही बोलता है, नेचुरल जस्टिस बोलता है कि राइट टू बी हर्ड, किसी को भी कुछ सजा देने से पहले एक बार सुन लो। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव का एक्शन होता है उसके बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा ट्राइब्यूनल्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा हम क्या करने वाले। ये मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, ये उन बच्चों के लिए, ये पूरे क्लास को, इस पूरे कोर्स को हमने ऐसे डिज़ाइन किया कि जो लॉ पढ़ना भी शुरू किए, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट, जो LLB कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी वजह से अगर कॉलेज नहीं जा पा रहे या कॉलेज में अच्छा टीचर नहीं है, उनके लिए हमने ये पूरा कोर्स लॉन्च किया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम, जो मैंने आपको बताया रूल ऑफ लॉ को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए धन्यवाद।